इतने दिन एग्जाम देते हैं। कौन सा एग्जाम था तुम्हारा? अच्छा, BSc AG कर रहे हो। सॉइल क्या है? हाँ, क्या है? सॉइल क्या होती है? मिट्टी उपजाऊ होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है ना। सारी मिट्टी उपजाऊ होती है? नहीं। मैं पूछ रहा हूँ सॉइल क्या, व्हाट इज सॉइल? अनऑर्गेनाइज्ड रॉक इज नोन एज सॉइल। असंगठित चट्टान को हम मिट्टी कह सकते हैं। अब उसमें ह्यूमस का कंटेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? फर्टाइल सॉइल हो जाएगी ना। तो कृषि पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, बदमाशी नहीं। सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल में पानी होता है, हवा होती है, वो भी होता है, मिनरल्स होते हैं, होता है कि नहीं? ये क्या है? सॉइल है। तो इसमें 45% क्या होता है? मिनरल होता है। 5% क्या होता है? ह्यूमस होता है। ह्यूमस का क्या मतलब है? जो मिट्टी, जीव जंतु जो सड़ गल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, वो होते हैं। इसमें 25% क्या होता है? एयर होगा। इसमें 25% क्या होगा? वाटर होगा। 100 हो गया कि नहीं? यही मिट्टी है। ठीक है। इसमें कोई कंपोजिशन बिगड़ जाएगा तो मृदा क्या हो जाएगी? फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सभी मिट्टियां फर्टाइल नहीं होती हैं। ये आइडियल है। ये सॉइल क्या है? आइडियल रूप है सॉइल का, जिसमें सभी कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। तो कृषि अच्छे से पढ़ो। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हमने बताया था कि विश्व में विचारधाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने क्या बताया था कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई तो क्या हुआ? पूंजीवाद बढ़ा। पूंजीवाद बढ़ा ना। पूंजीवाद ने क्या किया? इनक्वलिटी को बढ़ाया। उस इनक्वलिटी के कारण क्या हुआ? हर स्तर की असमानता बढ़ गई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर स्तर की असमानता बढ़ गई। उस असमानता के कारण क्या हुआ? कुछ वर्गों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, शोषण होने लगा। तो शोषण किसका हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? यहाँ कैपिटलिस्ट है, यहाँ कैपिटलिस्ट है, और यहाँ कौन है? लेबर क्लास है। राइट। यहाँ क्या हुआ? इनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया, और इनकी संपत्ति क्या हो गई? बढ़ती चली गई, और इनकी संपत्ति क्या हो गई? कम हो गई। तो ये असमानता जो बढ़ रही थी, इसने क्या किया? नए विचारधाराओं की उत्पत्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। समझ पा रहे हो बात को? ये सब हम लोग डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी कि यूरोप में क्या था? उदारवाद था, लिबरलिज्म था। उदारवाद किसकी बात करता है? राजनैतिक अधिकारों की बात करता है, समानता की बात करता है। ठीक है। राजनैतिक अधिकारों की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन वो आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। तो उदारवादी जो व्यवस्था है वो क्या है? उदार होने का क्या मतलब हुआ? कि फ्री फ्री फ्लो हो रहा है चीजों का। उदार अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे हमने लिबरलिज्म अपनाया कब? 1991 में। ओपन द डोर पॉलिसी हमने कब अपनाई? 1991 में। इससे क्या हुआ? वस्तुओं का, गुड्स का, सर्विस का
इंटरप्रेन्योर का, कैपिटल का, सबका क्या हुआ, फ्री फ्लो होने लगा। कि मतलब अब देश की सीमाओं से कोई बाहरी व्यक्ति भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, भारत कोई वस्तु बाहर बेच सकता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। कौन कंट्रोल करेगा, मार्केट कंट्रोल करेगी। ये व्यवस्थाएं अगर बनेंगी तो असमानता यहां भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि इसका लाभ किसको मिलेगा, इन व्यवस्थाओं का लाभ किसको मिलेगा, कैपिटलिस्ट को, जिसके पास क्षमता होगी एक्सपोर्ट करने की, जिसके पास क्षमता होगी कुछ प्रोड्यूस करके सेल करने की, वही तो लाभ उठाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, वेल्थ चाहिए। जिसके पास संपत्ति है वो संपत्ति सृजित कर सकता है। बात समझ पा रहे हो? तो इस व्यवस्था ने भी क्या किया, उस विचारधारा को जन्म दिया। यहां भी क्या हो रही है, असमानता बढ़ेगी ना। तो एक तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हमने पढ़ाया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये व्यवस्था निर्मित हुई वहां, कि लोगों का क्या हुआ, शोषण होने लगा। दूसरा हमने क्या बताया कि जो लिबरलिज्म वाली विचारधारा थी, उदारवादी विचारधारा थी, उसने भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया, उसने भी इसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। बताया था, भूल गया। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा तो नए विचार उत्पन्न होंगे जो इन शोषण परक नीतियों का विरोध करेंगे। तो इसी में किसका उदय होगा, कार्ल मार्क्स का। इसी में किसका उदय होगा, कार्ल मार्क्स का उदय। तो इस तरह से क्या होगा, ये कौन सी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। ये कैसी इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। इसके बाद क्या होगा, कौन सी इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। वो किसकी बात करेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेगा। फिर उसी में क्या आएगा, कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिज्म क्या है, वो समाजवाद का आदर्श स्वरूप, आइडियल कंडीशन में समाजवाद कैसा होगा, बात की थी ना हमने। हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे ऐसे, कि हमने बताया था कि समाज क्या है, जातियों में बटा हुआ है। ठीक है, समाज क्या है, इस तरह से बटा हुआ है। ये समाज जब शहरी समाज में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये क्लास में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, हाई इनकम क्लास, मिडिल इनकम क्लास, लो इनकम क्लास, हर व्यक्ति क्या होगा, दूसरे में जाना चाहेगा। और यहां भी यही होगा, समझ रहे हो? तो ये व्यवस्था कैसे चेंज हो रही है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई ना। पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो सेंस विकसित हो रहा है, क्लास विकसित हो रहा है, हाई इनकम क्लास, मिडिल इनकम क्लास, लो इनकम क्लास, ये क्यों विकसित हो रहा है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था कैसी कन्वर्ट हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना। यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। तो जो ग्रामीण, यहाँ क्या है, यहाँ हमने आपको बताया था रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का क्या मतलब था, पुरानी विचारधारा, जो ट्रेडिशन है हमारा, हम उसमें विश्वास कर रहे हैं। तो विश्वास क्या है, ट्रेडिशन, कि ये जो समाज है वर्ण व्यवस्था में बटा है, जातियों में बटा हुआ है, ये हमारा पुराना विचार था। उससे जब बदलाव हुआ तो किस में कन्वर्ट होगा, क्लास में। ठीक है, और क्लास में कैसे कन्वर्ट होगा, जब यहाँ क्या आएगा, पूंजीवाद आएगा, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आएगी। अब ये क्या है, यहाँ ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने क्या किया, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप। और इससे क्या हुआ, फिर जब और जाएगा तो क्या होगा, तो अब समता मूलक वितरण की बात होगी, क्या, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात होगी।
क्या बात होगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अगर होगा तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ कि सबके पास बराबर संसाधन होंगे, तो ये कैसा समाज हो जाएगा? हम कह सकते हैं ना, ये सोशलिस्ट सोसाइटी हो गई। अब यही चीज है, देखो विचारधाराएं बदल रही है ना। तो हमने का क्या किया, हम लोग ज्यादा चालाक थे, तो हमने क्या किया, हमने कहा यार इसकी भी कुछ खास बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी कुछ खास बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कुछ खास बात होती। जैसे सपोज करो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, तो एक उद्योगपति है, अगर वो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है ज्यादा। बात समझना ध्यान से कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक पूंजीपति है, वो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसने कई इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, सब में उत्पादन हो रहा है, कहीं चिप्स प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं लोहा प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं ना। और कंज्यूम कौन कर रहा है, लोग खरीद रहे हैं उसको। तो जो उत्पादन कर रहा है उस पर क्या कर रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है ना। तो जितना ज्यादा उत्पादन होगा सरकार को उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, राइट। अब क्या होगा, उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण क्या होगा, असमानता क्रिएट होगी। यहाँ व्यक्ति, ये पूंजीपति है, यहाँ के लोग क्या हैं, गरीब हैं। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, इसने खूब सरकार को टैक्स दिया। ऐसे बहुत सारे पूंजीपति थे, सबने सरकार को टैक्स दिया। अब उस टैक्स से क्या करेगी सरकार, इनके कल्याण के लिए खर्च करेगी। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके कल्याण के लिए खर्च करेगी। किसने दिया, इस पूंजीपति ने दी। तो ये तो इसको खास बात हो गई है, पूंजीपतियों से टैक्स ले रहे हैं और खर्च किस पे कर रहे हैं, जनता पे। मुकेश अंबानी नहीं कह सकते कि हमसे जो टैक्स लेते हो उसको गांव में काहे खर्च करते हो, गांव की सड़क काहे बनाते हो, गांव पे जल की व्यवस्था क्यों करते हो। उनकी हिम्मत नहीं है पूछने की, राइट। तो ये क्या है, ये तो खास बात हुई उसकी। तो क्या इससे गरीबी दूर नहीं होगी, क्या इससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा? सरकार इन टैक्स से स्टैंड अप योजना शुरू कर रही, सरकार इस टैक्स से स्टार्टअप योजना शुरू कर रही है। मैं गरीब हूं, सरकार ने क्या किया कि स्टार्टअप, मैं गरीब हूं, मुझे गरीब समझकर सरकार ने क्या किया, मुझे एक स्टार्टअप दे दिया कि लो कुछ नया तुम करो। मैंने एक कुछ अलग सा टोमेटो केचप उचप की फैक्ट्री उक्ट्री बना ली सपोज करो, क्योंकि उसमें क्या है, लागत कम है। अब उससे मैं 10 लोगों को रोजगार पे रख लेता हूँ। ये सब लड़कियां हैं, ये टमाटर वमाटर की बुनाई अच्छे से कर लेंगी, छटाई अच्छे से कर लेंगी, उसको धूल अच्छे से लेंगी, तो इनको मैंने रोजगार दे दिया। अब स्टार्टअप मैंने शुरू किया, मैं यहां से आता हूं, मैंने स्टार्टअप शुरू किया, उस पर मैंने 10 लोगों को रोजगार दे दिया, तो वो तो बेहतर काम हुआ ना। तो सरकार क्या करती है, वेलफेयर के लिए, यहाँ नीचे के लिए बहुत सारी स्कीम्स में सरकार खर्च करती है। स्कीम्स कैसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इकोनॉमी की होती हैं, कुछ वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। वेलफेयर का मतलब कल्याणकारी योजनाएं। मैं गरीब हूं, घर नहीं बना सकता, सरकार कहती है मैं घर बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। कुछ और दिक्कत है, कोई वृद्ध है, तो सरकार उनको पेंशन देती है। सरकार के पास कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, ठीक है। उसके बाद सरकार कहेगी रुको बहुत गाड़ी चला घूम रहे हो, टोल टैक्स लो इससे, सड़क बनाएगी, बढ़िया सड़कें बना के सरकार देगी तुमको। हाँ, कहेगी नहीं तुम्हें 2 घंटे में पहुंचाएंगे हम 300 किलोमीटर, लेकिन यहाँ 500 हमको चाहिए, तुम्हारा समय बचा रहे हैं। तो सरकार की आय क्या होगी, और बढ़ेगी, सरकार की इनकम क्या होगी, और बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ आपकी भी तो इनकम बढ़ी। आप वहां से चलते थे बलिया से, लखनऊ पहुंचने में रात हो जाती थी, एक दिन यहाँ स्टे करते थे, अगले दिन काम कराते थे, उसके अगले दिन आप लखनऊ निकल पाते थे। 3 दिन का, 3 दिन आपका समय गया ना। अब वही काम आप 1.5 दिन में कर सकते हो। सुबह बलिया से निकलो, दोपहर में लखनऊ, अपना काम धाम करो, रात में निकल जाओ, या अगले दिन सुबह निकल जाओ। 1-2 दिन बचा,
क्यों बचा? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी विकसित हो गई। सरकार ने सड़क बनाई थी, खूब बलिया आओ जाओ तुम, जितनी बार आओगे उतनी बार टैक्स दोगे, तो इनकम बढ़ी ना। और सरकार की इनकम बढ़ेगी तो खर्च सरकार का, हमने क्या बताया था कि जब इनकम होती है गवर्नमेंट की तो उससे ग्रामीण विकास ज्यादा होता है। शहरों में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, गांव में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं है। वहां सरकार ही इन्वेस्टमेंट करेगी, वहां सरकार ही क्या करेगी, सड़क बनाएगी गांव में। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर वालों को दे दो, वो बना देंगे सड़क, कुछ दिन टोल लेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट टोल वसूलेगी। सड़कें प्राइवेट सेक्टर वाले बनाते हैं, फिर वो टोल वसूलते हैं, फिर जब उनका हो जाता है तब फिर गवर्नमेंट ले लेगी। अब जो वसूली होगी बाद में वो गवर्नमेंट लेगी उसका पैसा। समझ पा रहे हो बात को? तो विकास जब होता है तो वो पूंजीवाद, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें इस तरह का विकास होगा। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होगा? यहां तो वो अमीर और होता जा रहा है ना, ये व्यक्ति। यहां बस ये है, इनको मिल रहा है जीवन ठीक है अपना, शाम को खाने पीने भर का मिल रहा है, इतना कमा पा रहे हैं, शाम को एक क्वार्टर का जुगाड़ हो जा रहा, बस। तो व्यवस्थाएं चल रही हैं, असमानता क्या है, वो बढ़ती जा रही है। तो पूंजीवादी व्यवस्था व्यवस्था की भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सब खराब है। हमें अपनाना था तो हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने हमने कहा नहीं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश हैं, हमारे यहाँ ये भी होगा, ये भी व्यवस्था होगी, ये भी व्यवस्था होगी। समाजवाद हमने निर्धारित किया कि समाजवाद हम प्लानिंग से लागू करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, क्योंकि हमें दोनों में लाभ दिख रहा था। इसके अपने नुकसान हैं, कल हमने बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिक्कत है इस व्यवस्था में, कि मैं 10 घर बना रहा हूं, मैंने बनाया 10 घर, लेकिन इन लोगों के पास घर नहीं थे, सरकार ने कहा वो दे दो उनको, और इनका ये अधिकार है। ऐसा भी नहीं कि ये लोग मतलब मैंने मेरे संसाधन का यूज कर रहे हैं तो कोई उसमें एहसान है, ऐसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं क्यों इफर्ट करूंगा। तो ये क्या करती है, इनोवेशन को, जो नवाचार होता है, नवाचार क्यों होता है, कोई चीज क्यों हम विकसित करते हैं, हमारी जो आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति करे। कुछ हम नया बल्ब क्यों बनाया हमने, क्योंकि दिए से क्या था, बल्ब बेहतर था, वो हमें ज्यादा प्रकाश देता, हमारी जरूरत थी, तो हमने उसको निर्मित किया, तो इनोवेशन हुआ ना। तो इससे क्या होगा, लोग प्रोत्साहित नहीं होंगे। यहाँ इस व्यवस्था में क्या है, कोई प्रोत्साहन की चीज नहीं है। व्यक्ति को ये लगता है हम बल्ब बनाएंगे, उसका मुझे क्या मिलेगा, मैं 4 साल मेहनत करके मैंने बल्ब बनाया और सरकार कह रही ठीक है सबको बांट, इसी तरह का बल्ब बना के सबको बांट दो, तो मुझे उसका क्या लाभ मिला, 4 साल मेहनत मेरी बेकार हो गई ना। तो सरकार क्या कहती है, नहीं आपने विकसित किया है तो अब वो राइट है आपका, वो क्या है, आपका राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट आया कि आपने अपनी बौद्धिक क्षमता से जो बनाया है उस पर आपका अधिकार है। तो कहेगी, सरकार कहेगी कि ठीक है आप कुछ दिन तक इसको अपनी फैक्ट्री में बनाइए, आप अपने अनुसार सेल करिए, तो मुझे उसका ज्यादा लाभ होगा। बल्ब बनाएंगे 5 रुपए का, बेचेंगे 200 में, और कितने साल तक बेच पाएंगे, सरकार कहेगी तुमने रिसर्च में खर्च किया, अपना समय गंवाया था, तो 10 साल तुम जैसे बेच पाओ बेचो, 20 साल जैसे बेच पाओ बेचो को। तो मैं प्रोत्साहित होऊंगा ना, फिर मैं कहूंगा आपकी बड़ा वाला बल्ब बनाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम क्या होगी, ये सब 10 साल में मैं बहुत कमा लूंगा उससे। तो मेरे अंदर क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा ना कि कुछ और बनाते हैं, नया बनाते हैं कुछ अब की और।
अब पता लगा ये हो कि नहीं सबको बांट दो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे लगा यार 4 साल बेफालतू में मैंने बर्बाद कर दिए। तो वो व्यवस्था यही वाली थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर हमने बताया था कि साम्यवाद और समाजवाद, मतलब कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो बात हमारी कहां तक पहुंची थी? क्या हुआ तुमको? कल कहाँ थी तुम? हम्म? अच्छा। क्या था? कहाँ तक हुआ था? आर्थिक संरचना, इसको ये लिखा था कुछ इसमें? आर्थिक संरचना में समाजवाद डाला था ना, लिखो। हम्म। इसमें लिखो। इसमें पहले सुनो, पहले हमने बताया था समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है। तो हमने क्या बताया था कि समाजवाद क्या है, एक ट्रांजिशनल सिस्टम है, जहां क्या है, जो उत्पादन के साधन हैं उस पर क्या है, नियंत्रण किसका होगा, राज्य या समाज का नियंत्रण होगा। यहां मुद्रा भी होगी और क्लास भी होगा, राइट। ये सारी चीजें क्या हैं वहां पर, स्टेट होगा, मुद्रा होगी और क्लास होगा। राज्य की अवधारणा है यहाँ, यहाँ मुद्रा भी है और क्या है, और क्लास है। क्लास अभी बना हुआ है, यहाँ क्या है, क्लास है, कास्ट नहीं है, क्लास है। वो कुछ हद तक यहाँ पर पाया जाएगा। उसमें क्या होगा, ना क्लास होगा, वो आदर्श अवधारणा है, वो क्या है, आइडियल कॉन्सेप्ट है। जो कम्युनिज्म है वो आइडियल कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होगा, ना तो क्लास होगा, ना तो स्टेट होगा, ना तो मुद्रा का कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो हमने क्या बताया था, अगर मुद्रा नहीं होगी तो क्या महंगाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बार्टर सिस्टम से सारी चीजें चलेंगी, वस्तु विनिमय से सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। सब लोग काम करेंगे, जिसका जिसकी जो जरूरत हो, जितना जरूरत हो उतना संसाधन उपभोग करे। फिर राज्य की भूमिका हमने बताई थी, राज्य की भूमिका साम्यवाद में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समाजवाद में रहेगा, साम्यवाद में खत्म हो जाएगा। इसके बाद रोल ऑफ स्टेट हो गया। आर्थिक संरचना में हमने क्या बताया था कि जो समाजवाद होगा यानी सोशलिज्म जो होगा, लिखो इसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं, पढ़े हो एनसीईआरटी, चैप्टर पढ़ लियो ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ना, लिखो, लिखो। इट फीचर्स ए प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म में, हाँ, इट फीचर्स ए प्लान्ड इकोनॉमी। लिखो, यहां योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है या नियोजित, योजनाबद्ध या नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। यहां योजनाबद्ध या नियोजित अर्थव्यवस्था होती है।
लेकिन सीमित बाजार तंत्र लेकिन सीमित बाजार तंत्र बट लिमिटेड मार्केट मैकेनिज्म मनी एंड बेज डिफरेंशियल्स में परसिस्ट। लेकिन सीमित बाजार तंत्र, मुद्रा और वेतन भिन्नता रह सकती है। डिफरेंशियल्स में परसिस्ट, फुल स्टॉप। आगे लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू वर्क, वितरण कार्य के अनुसार होता है। यहां क्या होगा, बाजार, अर्थव्यवस्था, मुद्रा और वेतन में भिन्नता कुछ हद तक रह सकती है। हमने क्या बताया था कि जो साम्यवाद है वो आदर्श अवधारणा है। वो क्या है, आदर्श है, आइडियल कॉन्सेप्ट है। यानी कम्युनलिज्म, आगे लिखो कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरा, कम्युनिज्म में लिखो, इट वुड हैव ए डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। यहां विकेंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यहां विकेंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या सहकारी प्रबंधन होता है। इट वुड हैव डिसेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी आर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। It would have a decentralized planned economy or cooperative management। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी अकॉर्डिंग टू नीड। सहकारी प्रबंधन होगा, वितरण आवश्यकता के अनुसार होगा। वहां वितरण समाजवाद में क्या है, कार्य के अनुसार वितरण है, लेकिन यहां क्या है, कार्य के अनुसार नहीं वितरण है, यहां आवश्यकता के अनुसार वितरण है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक डॉक्टर है और एक सपोज करो प्यून है। तो जब आवश्यकता के अनुसार वितरण होगा तो भाई डॉक्टर भी 4 रोटी खाएगा और श्रमिक भी 4 रोटी खाएगा। तो क्या उस डॉक्टर के साथ जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है ये आदर्श व्यवस्था है। वहां क्या होगा, नीड्स के अनुसार वितरण है ना। लिखो इसमें एग्जाम्पल, लिखो इसमें, एग्जाम्पल इन सोशलिज्म ए डॉक्टर एंड ए फैक्ट्री वर्कर may receive different salaries। किसमें, समाजवाद में। समाजवाद में क्या है, वो अलग अलग सैलरी पा सकते हैं। लिखो, इन डॉक्टर, इन सोशलिज्म ए डॉक्टर एंड फैक्ट्री वर्कर में रिसीव डिफरेंट सैलरीज। समाजवाद में एक डॉक्टर और एक श्रमिक के वेतन में अंतर हो सकता है।
समाजवाद में एक डॉक्टर और एक श्रमिक के वेतन में अंतर हो सकता है। लिखो, इन कम्युनिज्म both would receive resource both would receive resource based on their individual needs, ब्रैकेट में हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड। ठीक है, साम्यवाद में दोनों को उनकी अलग अलग आवश्यकताओं साम्यवाद में दोनों को उनकी अलग अलग आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, आवास, भोजन, ब्रैकेट क्लोज, के आधार पर संसाधन मिलेंगे। इन कम्युनिज्म बोथ would receive resource based on their needs, healthcare, housing, food, comma, not based on nature of their work, not based on the nature of their work। लिख लिया? के आधार पर संसाधन मिलेंगे, ना कि काम की प्रकृति के आधार पर, ना कि काम की प्रकृति के आधार पर। काम की प्रकृति क्या है? अलग अलग है। ऐसे में डॉक्टर को क्या चाहिए? ज्यादा संसाधन मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा कुशलता है उसमें ना, तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, जो कम्युनिज्म है वो क्या कहेगा? नहीं, जितनी जरूरत हो उतना मिले इनको। इनकी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर साहब का इलाज हो, उसकी तबीयत खराब हो उसका भी इलाज हो, जितना संसाधन इन्हें जरूरी है उतना ही मिले बस। ठीक है, तो क्या डॉक्टर साहब डॉक्टर बने रहना पसंद करेंगे? कहेंगे छोड़ो यार, क्यों इतना मेहनत करना, जब राज्य हमें काम भर का दे देगा तो मैं क्यों पढ़ के डॉक्टर बनूं? इतना मेहनत करना पड़ेगा और मिलेगा मुझे उतना ही। तो इसीलिए क्या है, ये व्यवस्था आदर्श व्यवस्था है, नहीं अपनाई जा सकती, इसको पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसका? अभी डिफरेंस ही चल रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल लिखो, इसमें समाजवाद, सोशलिज्म, सोशलिज्म लिखो, इट इज कंसिडर्ड ए स्टेप टुवर्ड्स कम्युनिज्म, इसे साम्यवाद की ओर एक कदम माना जाता है। कंसिडर्ड ए स्टेप टुवर्ड्स कम्युनिज्म, इसे साम्यवाद की ओर एक कदम माना जाता है। देखो, इसमें लिखो रियल रियल वर्ड एग्जाम्पल, रियल वर्ड एग्जाम्पल 20th सेंचुरी यूएसएसआर, वास्तविक दुनिया के उदाहरण, वास्तविक दुनिया के उदाहरण 20वीं सदी में यूएसएसआर,
यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ साइबेरिया एंड रसा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ साइबेरिया एंड रसा। तो रसिया का जो क्षेत्र है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये सब जो क्षेत्र है, ये पहले यूएसएसआर में आता था। ठीक है, ये किसका क्षेत्र था? यूएसएसआर का था। ये समाजवादी देश था। ठीक है, 20th सेंचुरी यूएसएसआर, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप देखो, वेस्टर्न यूरोप जो थे, वेस्टर्न यूरोप के देश, वो क्या थे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे इधर वाले जो, मतलब जो ब्रिटेन के आसपास हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब पूंजीवादी देश थे। और इस तरफ वाले जो देश हैं, जो रसिया से बाउंड्री साझा करते हैं, वो कैसे हैं? वो समाजवादी देश हैं। ठीक है, विश्व इतिहास में जब इस घटनाओं को पढ़ोगे तो कैसे विचारधारा फैलाने के लिए दोनों देश, दोनों तरफ के देश लड़ रहे हैं। वास्तव में जो विश्व युद्ध है वो भी कहीं ना कहीं विचारधाराओं का ही टकराव है। इसको आप डिटेल में बाद में और पढ़ेंगे। अभी तो ईस्टर्न यूरोप कामा आर प्रेजेंट डे चाइना, आर प्रेजेंट डे चाइना। अब देखो, चाइना कहता तो समाजवादी है, लेकिन उसने सारी चीजें अब धीरे धीरे पूंजीवाद की अपनानी शुरू कर दी है। ठीक है, बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, दुनिया में बेच रहे हो, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थोड़ा ना है, ये तो पूंजीवाद का उदाहरण है ना। तो लिखो, कामा में लिख लो, इसको ब्रैकेट में लिखो, प्रेजेंट डे चाइना व्हिच कॉल्स इटसेल्फ ए सोशलिस्ट कंट्री। यूएसएसआर, पूर्वी यूरोप, या वर्तमान चीन, या वर्तमान चीन जो स्वयं को समाजवादी देश बताता है। which calls itself a socialist country, जो स्वयं को समाजवादी देश बताता है। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, which calls itself a socialist country, इतना करना है बस। प्रेजेंट डे चाइना, उसके बाद ब्रैकेट, which calls itself a socialist country, इसको ब्रैकेट में करना। ठीक है, अगला कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है? इट इज ए थ्योरेटिकल स्टेज, यह एक सैद्धांतिक अवस्था है। इट इज ए थ्योरेटिकल स्टेज that has not been fully realized in any large scale society, यह एक सैद्धांतिक अवस्था है जिसे अभी तक किसी भी बड़े समाज में, जिसे अभी तक किसी भी बड़े समाज में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। अच्छा, लिखो, इट इज ए थ्योरेटिकल स्टेज दैट हैज नॉट बीन fully realized in any large scale society, realized in any large scale society।
जिसे अभी तक किसी भी बड़े समाज में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। लिखो, छोटे प्रयोगात्मक कम्यून, छोटे प्रयोगात्मक कम्यून। लिखो, स्मॉल एक्सपेरिमेंटल कम्यून। कम्यून, कम्यून से कम्युनिज्म बना है। कम्यून का मतलब कि हम लोग एक कम्यून बना लें और हम लोग निर्धारित करें कि आज से हम लोग सब बराबर हैं, उसी विचार को फॉलो करेंगे। ठीक है, स्मॉल एक्सपेरिमेंटल कम्यून, ब्रैकेट में लिखो द हिस्टोरिकल पेरिस कम्यून। छोटे प्रयोगात्मक कम्यून, ब्रैकेट में जैसे ऐतिहासिक पेरिस कम्यून, ब्रैकेट क्लोज, देखे गए हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंटल कम्यून, पेरिस कम्यून, द हिस्टोरिकल पेरिस कम्यून, ब्रैकेट क्लोज, हैव बीन सीन। छोटे प्रयोगात्मक कम्यून जैसे ऐतिहासिक पेरिस कम्यून, ब्रैकेट क्लोज, देखे गए हैं। तो अभी, और वो भी प्रयोग था एक छोटा सा, ठीक है, उस तरह का सिस्टम वो आदर्श है, उसको निर्मित नहीं किया जा सकता है। स्टेटलेस बाउंड्री हो सकती है, स्टेटलेस कोई व्यवस्था चला सकते हो, नहीं चलेगी ना। क्या रसिया में बाउंड्री नहीं है? क्या चाइना में बाउंड्री नहीं है? स्टेट नहीं है, वो है। तो इसीलिए वो साम्यवादी देश नहीं है, समाजवादी देश। वो एक आदर्श अवस्था है कि समाज खुद क्या कर रहा है, अपने लिए नीतियां बना रहा है और उसको लागू कर रहा है। समाजवाद क्या कहता है कि प्लानिंग करो और लागू कर दो। ऊपर क्या करना, एक प्लान बनाना है और उसको लागू कर देना है, और पूरे देश में वही प्लान चलेगा। तो ये क्या है, प्लान इकोनॉमी है ना, प्लान इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नहीं, ऊपर से प्लान मत बनाओ, जहां जितनी आवश्यकता हो, जरूरत हो, उस हिसाब से प्लान बनाओ। एक मॉडल, इस मॉडल में अच्छाई ये है कि रूट लेवल पर जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म क्या कहता है कि नहीं, हमें क्या करना है, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाना है। और जो सोशलिज्म क्या कहता है कि हमें सेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाना है, हमें कोई नियम बनाना है, नीचे लागू कर देना है। ठीक है, और वो क्या कहता है, कहता है हमें सेंट्रलाइज्ड मॉडल नहीं बनाना है। यानी यहां क्या हो रहा है, पॉलिसी फार्मुलेशन, पॉलिसी फार्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। मतलब नीति का निर्माण और नीति क्रियान्वयन, नीति बनाना और नीति को क्या करना, लागू करना। दोनों काम कौन कर रहा है यहां, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। किसमें, समाजवाद में। ठीक है, तो इसको ऐसे बना सकते हो कि पॉलिसी फार्मुलेशन भी ऊपर हो रहा है और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी ऊपर के लोग ही कर रहे हैं। होता पॉलिसी फार्मुलेशन तो यहां होगा ना, नीचे के लेवल पर होगा, लेकिन कर कौन रहा, ऊपर से ही हो रहा है। वहीं पॉलिसी फार्मुलेट हुआ और ये हुआ कि लागू करो, तो उनके प्रतिनिधि होंगे जिले पे, वो लागू कर देंगे। जो ऊपर से निर्देश आया है वही निर्देश वो नीचे क्या करेंगे, लागू कर देंगे। राइट, ये कौन सा मॉडल है, जैसे मोदी जी ने लखनऊ के डीएम से कहा कि ये योजना लागू करनी है बस, और उनका काम क्या है, लागू कर देना। अब दूसरा मॉडल क्या है, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन। दूसरा मॉडल क्या है, जो कौन सा मॉडल है, कम्युनिज्म वाला मॉडल है। उसमें क्या है,
उसमें ठीक है, यहाँ यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि क्या था, समाज सारी चीजें मैनेज करेगा। तो यहाँ नीचे क्या है, नीचे के लोग ही निर्धारित करेंगे, यही क्या करेंगे, नीचे के लोग क्या करेंगे, पॉलिसी क्या करेंगे, ये लोग पॉलिसी फार्मुलेशन, पॉलिसी फार्मुलेशन मतलब नीति निर्माण, नीति निर्माण भी नीचे के लोग करेंगे, और यही लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मतलब नीति निर्माण और नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब नीति क्रियान्वयन। अब क्या है, भारत में कौन सी क्या लागू है, ये वाली लागू है ना भारत में, ये वाली नहीं लागू है। देखो, जैसे रूट लेवल पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, पहले ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीच में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब पंचायतें, जो जिला प्रशासन होता है, ठीक है। तो लोकल लेवल पर क्या है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं है ना, हमारे यहाँ पंचायत डिसाइड करती है कि हमें कौन सी सड़क बनानी है। तो पंचायत में प्रधान क्या करता है, गांव के लोगों को बुलाता है, कहने की बात होती है, प्रधान जी खुद निर्धारित करते, बुलाते बुलाते किसी नहीं। लेकिन जो रूल है वो क्या है कि गांव जो समिति होती है, सबके सदस्यों को बुलाएं, उनसे बात करें, पूछें कि गांव में कौन सा काम होना चाहिए, इनसे पूछें कि बताओ क्या किया जाए गांव में। इन्होंने कहा जो हमारे घर के बगल सड़क है उसको जो है पक्की करानी है। तो 4-6 लोग सहमत हो गए, हाँ वो जरूरी है कराना। अब क्या हुआ, प्रधान जी ने नोट कर लिया और वो पास कर दिया गया, भेज दिया गया कि ये सड़क है, इसको पक्की करानी। तो वो कौन निर्धारित कर रहा है, उसके लिए पॉलिसी कौन निर्धारित कर रहा है, हम लोग निर्धारित कर रहे हैं क्या बनना है। तो पॉलिसी फार्मुलेशन तो हम लोग कर रहे हैं, और फिर वहां संसाधन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रिसोर्स एलोकेट करती है उस काम के लिए, हमें पैसा देती है, हम उस पैसे से क्या करते हैं, वो काम कराते हैं। अलग बात है प्रधान जी खा जाएं, ठीक है, इनको कुछ मिला लें इनको आपस में, छोड़ो खड़ंजा अगली बार बन जाएगा, अगले प्रधान के लिए कुछ छोड़ दिया, चलो मिलके कुछ खा लिया इसको, हाँ थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। तो होगा क्या, काम क्या हुआ, काम हुआ हमारी इच्छा से हुआ, हमें जो स्थानीय स्तर पर जरूरत थी उसके अनुरूप हुआ। क्या यहाँ के लोग हर जगह की जरूरत समझ पाएंगे, क्या एक तरह की नीतियां हर क्षेत्र पर लागू की जा सकती हैं। भारत में इतनी विविधता है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं कहीं प्लेटू रीजन है, कहीं प्लेन है, कहीं फ्लडेड रीजन है, कहीं कोस्टल प्लेन है, कहीं माउंटेन है। क्या एक तरह की पॉलिसी बनाकर हर जगह इंप्लीमेंट करना उचित होगा, क्योंकि हर लेवल पर क्या है, आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अब तराई वाला रीजन है, वहां खूब बाढ़ आती है, वहां वाटर क्राइसिस कहाँ है, नहीं क्राइसिस है, क्राइसिस कहाँ, बुंदेलखंड में है। तो हमें पानी की व्यवस्था पहले कहाँ करनी चाहिए, जहां क्राइसिस हो। लेकिन हमने कहा नहीं, पूरे भारत में पानी की व्यवस्था, पानी पिलाओ, जो डूब रहे हैं उनको भी पिलाओ। तो क्या ये मॉडल ठीक है, मॉडल कौन सा, जितनी जिस प्लेस की जिस तरह की जरूरतें हों उस तरह की चीजें की जाएं वहां के लिए। अब डिजर्ट एरिया में है, सपोज करो, डिजर्ट एरिया में जरूरतें क्या होंगी, अलग अलग तरह की जरूरतें होंगी। बुंदेलखंड में अलग जरूरत होगी, पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरत अलग होगी, कोस्टल एरिया की जरूरत अलग होगी। हमने एक योजना बना के लागू कर दी, आज जो होगा देखा जाएगा। तो ये अच्छा मॉडल विकास का नहीं। हमने क्या अपनाया, हमने दोनों अपनाया। कुछ मामले में हम इसको फॉलो कर लेते हैं, कुछ मामले में हम इसको फॉलो कर लेते हैं। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती जो
पंचायती राज प्रणाली है वो लागू है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो वो क्या करती है, लोकल लेवल पर चीजों को निर्धारित करती है कि हमें किस तरह का विकास चाहिए, हमें किन चीजों की नीड है। अपने रिसोर्स को वो क्या करती है, मोबिलाइज करती है। स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, जैसे आप मेले पर टैक्स लगा सकते हो, ठीक है, कोई सड़क है आप उस पर टैक्स लगा सकते हो, तो आप वहां से भी रिसोर्स प्राप्त कर सकते हो, और गवर्नमेंट भी आपको रिसोर्स देती है। आप खूब बढ़िया पार्क बनाओ, पंचायत से खूब बढ़िया पार्क बनाओ, उस पे 10 रुपए टैक्स लगा दो, जो इस पार्क में जाएगा 10 रुपए दे के जाएगा, तो पंचायत की इनकम हुई ना, इनकम हो रही है तभी तो वो खर्च कर पाएगी। तो हमें क्या करना है, अपने लोकल लेवल पर चीजों को मजबूत करने की जरूरत है। ये इस आदर्श मॉडल का जो था, चूंकि ज्यादा आदर्श था तो चीजें उस तरह से चल नहीं पाएंगी, तो हमें कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण फॉलो करना चाहिए। हमने क्या किया, हमने दोनों मॉडल को अपने तरह से अपना लिया है। हाँ, मध्यम मार्ग हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने दोनों मॉडल अपनाया है, कुछ उसकी अच्छी बात थी वो हमने अपना ली, कुछ उसकी अच्छी बात थी हमने अपना ली, क्योंकि एक धारा में बहना कोई जरूरी नहीं उसी से विकास हो। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें विचारधाराएं पढ़ा रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। एक साथ इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स सब चल रही है। आगे चलो, इसमें लिखो थोड़ा सा और। अब क्या है, एक कंक्लूजन इसका हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिखो, सोशलिज्म इज द मीन्स एंड कम्युनिज्म इज द गोल। एक कंक्लूजन है, ठीक है। समाजवाद साधन है और साम्यवाद क्या है, लक्ष्य है। समाजवाद क्या है, साधन है, और साम्यवाद क्या है, लक्ष्य है। समाजवाद के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, हम साम्यवाद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीवाद की हमने यात्रा बताई थी ना, कि पूंजीवाद से हम कहां पहले आएंगे, हम पहले आएंगे समाजवाद में, फिर हम आएंगे साम्यवाद में, और वो आदर्श हो जाएगा। तो लिखो, सोशलिज्म इज द मीन एंड कम्युनिज्म इज द गोल। समाजवाद साधन है और साम्यवाद क्या है, लक्ष्य है या साध्य है। ब्रैकेट में साध्य भी लिख सकते हो। लिखो, सोशलिज्म रिटेन्स socialism retains the state and social classes। समाजवाद में राज्य और सामाजिक वर्ग रहते हैं, समाजवाद में राज्य और सामाजिक वर्ग रहते हैं। सोशलिज्म retains the state and social classes, retains the state and social classes। समाजवाद में राज्य और सामाजिक वर्ग रहते हैं, जबकि साम्यवाद में उनका विलय हो जाता है। while communism transcend while communism transcend them transcend transcends transcends them while communism transcend them साम्यवाद में उनका विलय हो जाता है। अगले लिखो, समाजवाद को एक व्यवहारिक सोशलिज्म कैन बी सीन एज ए प्रैक्टिकल
सोशलिज्म कैन बी सीन एज ए प्रैक्टिकल अटेम्प्ट, समाजवाद को एक व्यवहारिक प्रयास माना जा सकता है, जबकि साम्यवाद एक दार्शनिक आदर्श बना हुआ है। While communism remains a philosophical ideal, समाजवाद को एक व्यवहारिक प्रयास माना जा सकता है, जबकि साम्यवाद एक दार्शनिक आदर्श बना हुआ है। While communism remains a philosophical ideal, ठीक है। ये क्या है? ये दर्शन ही तो है, जिसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो वो दार्शनिक आधार ही तो है। ठीक है, हमने बात कर ली है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। डीपीएसपी नहीं, डीपीएसपी राज्य की इच्छा पर राज्य की क्षमता और इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, कि राज्य की कैपेसिटी है कि नहीं है। जैसे उसमें क्या करना है, हमें असमानता को कम करना है, हमें गरीबी को कम करना है, हमें कल्याणकारी राज्य के लिए खर्च करना है। लेकिन वो कब खर्च कर पाएंगे? जब राज्य के पास संसाधन होगा ना, जब रिसोर्स होगा सरकार के पास। तो भारत जब आजाद हुआ था तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्स थे? नहीं थे। तो ये कह दिया गया कि नहीं, तो ये राज्य की इच्छा पर और क्षमता पर है। ठीक है, जैसे जैसे क्षमता राज्य की बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे खर्च अपना बढ़ाता चला जाएगा। वैसे वैसे क्या होगा, कुछ चीजें इसकी हम फंडामेंटल राइट में जोड़ते चले जाएंगे। जैसे हमने शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया, ठीक है, वो डीपीएसपी में भी था। राइट, तो ये सारी चीजें कैसी होती जाएंगी, परिवर्तित होती जाएंगी। तो वो डीपीएसपी राज्य की क्षमता पर है वास्तव में। कैपेसिटी कितनी है राज्य की? कैपेसिटी भाई, जीडीपी हमारी आजादी के बाद बहुत कम थी, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सरकार का खर्चा भी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। एक एक गांव पे सरकार एक एक साल में 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ दे देती, 3-3 करोड़ दे देती। अलग बात है गांव में दिखता नहीं। ठीक है, प्रधानी में भी स्कोप है। तुम लोगों को प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए। क्या दिक्कत है, क्या बुराई है, ये बताओ। व्यवस्था है ना। ठीक है, इतना समझ में आया? तो समाजवाद साम्यवाद समझ में आया ना। अब हम लोग आते हैं फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमने बात कर ली थी। अब लोग हम लोग कहाँ आएंगे कि रसिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, रूस की क्रांति जो हुई, उसका क्या कारण रहा है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं। रसिया की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। देखो, रसिया कैसा देश है? इधर जैसे क्या है, पूरा ऐसे रसिया है, यहाँ से क्या है, यूरोप लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से है ना। रूस की ज्योग्राफी, यहाँ ऐसे ब्रिटेन है, यहाँ पर ऐसे फ्रांस है। ठीक है, अब बात को समझना। हमने क्या बताया, पहले यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति, पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो वैल्यूज थे क्या क्या थे, तो हमने क्या बताया कि उसके वैल्यूज क्या क्या थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, वहीं से आया इन चीजों का कॉन्सेप्ट। अब इतिहास में मत जाओ कि नहीं सर भारत में लिच्छवी गणराज्य भी रिपब्लिक था, वो था। अभी भाव को समझो। ठीक है, यहाँ यूरोप के संदर्भ में पहली बार बात हो रही है। एंशिएंट इंडिया में हमारे यहाँ रहा है रिपब्लिक, कि मतलब हम राजा भी इसी प्रक्रिया से चुनते थे, वो चुना जाता था, जनजात व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे कई बार जब डिबेट होती है, यूरोप के लोग ये कहते हैं कि हमने भारत को लोकतंत्र दिया है, तो हम बताते हैं नहीं नहीं, तुम दिए नहीं हो, हमारे यहाँ पहले से था, तुम्हारे पैदा होने के बहुत पहले से था हमारे यहाँ डेमोक्रेसी। उस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पहले से बनी हुई थी।
ठीक है। तो इसने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बहुत सारी वैल्यूज हमें दी, और हमने क्या बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यहाँ पर नेशनलिज्म का विकास किया, राष्ट्रवाद का विकास किया। वहां क्या था, फ्रांस में क्या था, मोनार्की थी, मतलब राजा का शासन था। वो व्यवस्था क्या होगी, रिपब्लिक में कन्वर्ट होगी। तो यहां हमने क्या बताया कि मोनार्की किसमें कन्वर्ट हो रही थी, रिपब्लिक में। ठीक है, तो रिपब्लिक में ये कन्वर्जन क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना। इतने लोगों का कॉल हो चुका है इंटरव्यू में, मैं परेशान हो गया हूं। कल से मैं वहां बैठा रहा, फिर रात में 11 बजे तक फोन उठाता रहा, सुबह से मैं बैठा हूँ मेंस वालों को, बच्चों मतलब इंटरव्यू जिसकी कॉल हुई, सुबह से मैं करीब 10 बजे से लगातार 10-15 मिनट में, 20 मिनट में एक लोग निपटाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। मैं सुबह 10 बजे बैठा था, क्लास तुम लोगों की आधे घंटे इसीलिए लेट कराई गई क्योंकि बच्चे बैठे थे अभी सब। तो मोनार्की किसमें कन्वर्ट होती है, रिपब्लिक में। किसके कारण, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। ठीक है, अब देखो यहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद हमने कहा था विकसित होने लगा, और यूरोप में जैसे ही मोनार्की रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ, तुरंत यहाँ के जो देश थे जहां जहां मोनार्की थी, वो सब बेचारे डर गए कि अब हमारे यहाँ भी क्या होगा, सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या बताया, नेपोलियन जहां जहां गया वहां क्रांति के मूल्य लेकर गया, उन बैलूज को वहां लेकर गया, राइट। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो क्या होगा, जब इस तरह की चीजें होंगी तो प्रभाव उसका कहां पड़ेगा, क्या रसिया उससे अछूता रह जाएगा, रसिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ लोकतंत्र, हर जगह लोकतंत्र बहाल करने की बात होगी, राष्ट्रवाद यहाँ पर होगा, नेशनलिज्म होगा, उसका प्रभाव रूस पर भी पड़ेगा। रूस में जार, वहां रूस के शासकों को जो रूस के राजा हैं उनको जार कहा जाता है, ठीक है, उन पर भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा। वो भी इस बात से डरेंगे कहीं हमारे यहाँ व्यवस्था परिवर्तित ना हो जाए। तो फ्रांस की क्रांति होगी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, तो यहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रो करने लगी। उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने क्या किया, कहीं ना कहीं समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया। जब मजदूरों का शोषण होने लगा तो कार्ल मार्क्स जैसे लोग उभरे, तो क्या हुआ, समाजवाद की नींव यहां कहीं ना कहीं क्या हो गई, यूरोप में वो समाजवादी विचारधारा फैलने लगी। क्या उसका प्रभाव, इस विचार का प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो फ्रांस की क्रांति के मूल्य जो थे उसका प्रभाव पड़ा, दूसरा इनका प्रभाव पड़ा, और तीसरा एक खिलाड़ी यहां और आएगा, यहां पर जापान है। ऐसे छोटे छोटे द्वीप है ना, होkkaido, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, 4 द्वीप हैं जापान मिलकर जो बना है, और छोटे छोटे द्वीप हैं, मेन 4 यही द्वीप। ये बहुत शरारती बच्चा था यहाँ, वो क्या करता था कि यहाँ अटैक कर देता था हर बार। रसिया पर क्या करता था, अटैक करता था ये। रसिया पर क्या है, राजतंत्र है, मोनार्की है वहां। इधर जो फ्रांस की क्रांति के मूल्य थे, दूसरा समाजवादी मूल, तीसरा इसका अटैक। अब वहां राजा जो है, जार जो शासक हैं, उनके ऊपर क्या बन रहा है, दबाव बन रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और यहां कौन सी व्यवस्था है, वही जो सामंतवाद का सिस्टम था ना, जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था जो थी, वो यहां भी एग्जिस्ट कर रही है। वही सामंतवादी व्यवस्था यहां भी एग्जिस्ट कर रही है। वही सामंत होते हैं, तो जैसे एक राजा हो गया, राजा के नीचे सामंत हो गए, सामंत के नीचे क्या था, किसान थे, राइट।
यहाँ क्या है, राजा है, यहाँ सामंत है, यहाँ क्या है, किसान है। अब सामंतों, ये सामंत क्या करते थे, इन किसानों से खूब मेहनत कराते थे, खेती कराते थे। उसके बाद एक टुकड़ा इनको दे देते थे, लो इस पे तुम अपने लिए खेती करो। तो सामंतों के पास क्या थी, यहां जमीनें बहुत ज्यादा थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। दूसरा, सामंतों का क्या था, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन था। तीसरा क्या था, यूरोप में हमने बताया क्या होगा, चर्च भी होता है, यहाँ चर्च का भी रोल होता है। तो यहाँ जो रिसोर्स है, यहाँ जो जमीनें हैं, रिसोर्स क्या है, जो लैंड है वो रिसोर्स है। अभी बाद में रिसोर्स का स्वरूप बदलेगा, बाद में और सारे रिसोर्स आएंगे, लेकिन इस फेज में रिसोर्स कौन सा है, लैंड। ठीक है, तो यहां चर्च का राइट है जमीनों पर। जमीनों पर जो फ्यूडल सिस्टम है, सामंती व्यवस्था है, तो सामंतों का अधिकार है। ऐसे में किसानों के पास क्या है, कुछ नहीं। और दूसरा, इस एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, तो उसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा। तो यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यहाँ भी श्रमिकों का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, राजा निरंकुश है, वो जो चाहता है वो करता है, तो जनता के अंदर अब क्या है, और फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, उधर जापान अटैक कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, यहाँ जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट में बदलाव लाएंगे कि यार देखो, जब मन करता है अटैक कर देता है, क्या मतलब है। तो एक राष्ट्रवाद पैदा होता है ना भाई, यहाँ के लोग अगर जापान वाले अटैक कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। और प्रभाव क्या पड़ेगा, कि हमारा राजा कमजोर है, वरना हम बताते हैं इसको। तो क्या मन में आएगा कि राजा हटाओ पहले। इसी की वजह से जब जापान चाहता है, दो चार झापड़ मार के चला जाता है। भाव समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इन बैलूज ने क्या किया, इन शोषण को, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको उजागर किया। राजा की कमजोरी पता चली। उधर समाजवादी विचार क्या था, यूरोप में फैल रहा था। ठीक है, रफिया अपने आप को क्या मानता है, कि हम यूरोप के हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप बाद में देखोगे तो इस तरह की टेंशन क्रिएट होगी। फिर क्या होगा कि एक प्रीस्ट है वहां, एक्सप्लॉयटेशन के संदर्भ में जाएंगे कुछ लोगों को लेके जार के पास, जो राजा है, कि इसको एक मतलब एप्लीकेशन लिखे होंगे कि दे के आए, देखो ठीक कर नहीं रहे हो, इसको ध्यान दो। वो कहता गोली मार दो इनको। तो बहुत से लोग, 1000-1500 लोग जो है ऐसे मार दिए जाते हैं। अब ये सारी चीजें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं और विचारों को उग्र करेंगी। ठीक है, और लोगों के अंदर क्या होगा, गुस्सा आएगा। तो लोग क्या चाहेंगे, कि इसको हटाओ, वो ये हमको नहीं चाहिए। उसी में कुछ नेता उभर आएंगे, कुछ लीडर्स उभर आएंगे। किसका प्रभाव है, विचारधारा का। कौन सी विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा। कौन प्रणेता था पहले यूरोप में, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ेगा किस पे, लेनिन पर। लेनिन कहाँ का लीडर है, रसिया का। और उसी में क्या होगा, वर्ल्ड वार होने लगेगा। उसी में क्या होगा, वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो वर्ल्ड वार, अगर विश्व युद्ध हो रहा है, तो विश्व युद्ध में अगर वर्ल्ड वार में आप शामिल हो रहे हो, तो हमने क्या बताया था, कि रिसोर्स का बहुत तेजी से मोबिलाइजेशन होता है। रिसोर्स बहुत बहुत ज्यादा युद्धों में यूज होता है, क्योंकि आपको एक सेना को बाउंड्री पर लगानी है सुरक्षा के लिए। ऐसे में संसाधन क्या होते हैं, बहुत तेजी से मोबिलाइज होते हैं। और उस समय मोबिलाइज हो रहे हैं जब वहां क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, आपदाएं बहुत सारी हैं, वहां क्राइसिस की सिचुएशन है।
ऐसे में क्या कर रहे हो आप, विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करो, वर्ल्ड वार में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो संसाधन क्या होगा, और कम होगा, गरीबी क्या होगी, और बढ़ जाएगी, लोग असहाय महसूस करने लगेंगे। तो इन सभी परिस्थितियों ने क्या किया, यहाँ क्रांति को जन्म दिया। कोई नेता होगा जो इसको लीड करने लगेगा, कोई नेता आएगा वो क्या कहेगा कि नहीं मैं लीड करता हूं, इसको हटाना है सत्ता से। तो ये सब कारण क्या होंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। तो कारणों के संदर्भ में हमने क्या बताया था कि जब हम पढ़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, पहले राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल काज क्या है इसके, तो पॉलिटिकल क्या काज क्या है कि वहां क्या है, मोनार्की, और राजा कैसा है, जैसे फ्रांस की क्रांति में हमने पढ़ा था ना, तो हमने कई भागों में तोड़ा था, यहां भी हम वही करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें अलग हैं यहाँ। तो हमने क्या बताया कि पॉलिटिकल काज क्या है कि यहाँ मोनार्की, किसका शासन है, राजा का शासन है, राजा कैसा है, निरंकुश है, मतलब उसी के पास सभी शक्तियां निहित हैं, हर तरह का पावर क्या है उसके पास है। तो राजनीतिक कारण है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, सामाजिक कारण क्या है, वो धार्मिक कारण में लिखना। सामाजिक कारण बताओ, समाज में क्या है, गरीबी है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्स नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए नहीं है। वहां क्या खाते थे वो, जो पावरोटी आती है ब्रेड, उसको खाया जाता था, उसकी क्राइसिस होने लगती है। तो खाने का संकट वहां भी है, फूड क्राइसिस है, ठीक है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड क्राइसिस है, ये सारी सिचुएशन क्या है वहां पर उत्पन्न है। तो सामाजिक कारणों में कुछ कारण हो गए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों में क्या देखते हो आप, आर्थिक कारणों में देखो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, वहां असमानता, अनइक्वलिटी है, वहां क्या है, इकोनॉमिक काज में, इकोनॉमिक काज में पहले दो बताए कौन कौन से, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में क्या होगा, पॉइंट आउट करते रहा करो। इकोनॉमिक में हमने क्या बताया कि समाज में क्या है, कौन लोग हैं, एक किंग है, उसके बाद यहाँ सामंत हैं, यहाँ क्या है, कॉमन पीपुल, यहाँ कॉमन पीपुल हैं, यहाँ बीच में सामंत हैं। तो क्या है समाज में, इकोनॉमिक कारण में हम लिख सकते हैं ना, इनइक्वलिटी है, असमानता है, लिख सकते हैं ना, इनइक्वलिटी है, असमानता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो जो यहाँ हमने क्या बताया कि किसान जो हैं वो भी परेशान है, और जो लेबर हैं, इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, उनका भी क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तीसरा क्या है, रिसोर्स पर कंट्रोल क्या है, कुछ लोगों का है, सम पीपुल कंट्रोल मैक्सिमम रिसोर्स, some people control maximum resource of यूएसएसआर, कुछ लोग अधिकांश संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे, राइट। इकोनॉमिक कारण में और क्या लिखोगे, गरीबी, वो तो इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, दोनों में, अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा इसमें क्या लिखोगे, वर्ल्ड वार,
सॉरी, वर्ल्ड वार विश्व युद्ध जो हो रहे थे, तो विश्व युद्ध से क्या हुआ कि इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होता था। इकोनॉमिक लॉस क्या था, वर्ल्ड वार से इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा था इसमें, राइट। इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा था, इस कारण से भी कहीं ना कहीं जनता क्या थी, भाई जनता को, तुम युद्ध लड़ रहे हो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जनता उसमें जो है, नुकसान किसका हो रहा है, जनता का हो रहा है। तो जनता इस कारण से भी कहीं ना कहीं प्रभावित थी। दूसरा, ये क्या था, ये जापान वाले बगल में थे, तो ये क्या कर रहे थे, एक नेशनलिज्म होता है, राष्ट्रवाद होता है, वो भावना है ना, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हमने क्या बताया, नेशनलिज्म क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो जब अटैक करता था तो उनकी भावनाएं आहत होती थी, उनकी भावनाएं क्या होती थी, आहत होती थी, और सारा गुस्सा किस पे आता था, राजा हमारा अच्छा नहीं है, नहीं तो हम बताते इस जापान को, हमारे यहाँ लीडर्स अच्छे नहीं, नहीं तो हम बताते। तो ये भाव विकसित हो रहा था, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजन, उसके बाद एक लिख लो, एक पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और क्या है था, वो रिलीजियस, रिलीजियस रिलीजियस रीजन में क्या लिखोगे कि इनके पास जो चर्च था, उनके पास क्या था, प्रॉपर्टी, चर्च के पास, भाई तुम धार्मिक काम करो, तुम्हें प्रॉपर्टी क्यों इतना, फ्रांस की बहुत सारी प्रॉपर्टी इनके पास थी। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी थी, किसानों की थी, पीजेंट्स की। संसाधन किसके पास था ज्यादा, चर्च के पास था, और इन जो सामंत थे उनके पास था। समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस कारण भी इसको देख सकते हो कि ये क्या कर रहे थे, रिसोर्स होल्ड कर रहे थे, ये भी इनके पास संसाधन, रिसोर्स क्या था, इनके पास ज्यादा था। ऐसे में आइडियोलॉजिकल काज एक और बना लो, आइडियोलॉजिकल कारण कौन से थे, आइडियोलॉजिकल कारण कौन से थे इसमें, विचारधारात्मक कारण। तो एक लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के मूल्य थे। वैल्यू ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के मूल्य। और इसमें क्या लिख सकते हो, कार्ल मार्क्स, आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का विचार, आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स, आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है, यहां भी इंडस्ट्रियल लेबर हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो यहाँ दो स्वरूप है, यहाँ, वहां जब हम पढ़ रहे थे तो वहां क्या था, वहां सिर्फ विरोध कौन, इंडस्ट्रियल जो लेबर थे वो विरोध कर रहे थे। यहाँ दोनों स्तर पर शोषण है, इंडस्ट्रियल लेबर का भी शोषण है, और जो किसान है उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, जैसे जब हम वहां पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ रहे थे, हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ रहे थे, औद्योगिक क्रांति जब हम बता रहे थे ना, तो औद्योगिक क्रांति में हमने क्या बताया था कि जो इंडस्ट्री में लेबर हैं उनका शोषण होगा,
इंडस्ट्रियल लेबर का। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ रफिया में क्या था, इंडस्ट्रियल लेबर भी थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, प्लस किसानों का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और कौन कर रहा था, जो सामंत थे। ठीक है, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन का स्वरूप क्या था, अलग था। कार्ल मार्क्स आएगा तो क्या कहेगा कि मजदूरों एक हो जाओ। तो मजदूरों एक हो जाओ तो किसके खिलाफ क्रांति करनी है तुम्हें, तुम्हें सामंतों के खिलाफ क्रांति करनी है। तुम्हें किसके खिलाफ क्रांति करनी है, किसके खिलाफ और कराओगे, पूंजीवादियों के खिलाफ। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट हैं उनके खिलाफ और सामंतों के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें होंगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ लीडर उभर आएंगे। जैसे कुछ लीडर्स हैं, कुछ नेता उभर आएंगे ना, हर जगह पर कुछ नेता उभर आते हैं, कोई बात होती है, तो यहां भी है। यहां में कौन आएगा, यहां कौन आएगा उभर कर, यहां लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, चेगवेरा बाद में आएंगे सब। ये सब उभर के आएंगे। वो जो बता रहे हो बहुत छोटे छोटे नेता थे, ये सब बड़े नेता थे। ठीक है, लेनिन स्टालिन बहुत बड़े लीडर्स थे। तो ये लोग आएंगे और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजतंत्र को खत्म करेंगे और फिर वहां की सत्ता चलाएंगे। तो वहीं से लेनिन के बाद कौन आएगा, स्टालिन आएगा। और जब कोई व्यवस्था बनती है तो लोग क्या कहते हैं, अपने लोगों को स्थापित करना चाहते हैं। तो लेनिन क्या करेगा, लेनिन वहां समाजवाद की स्थापना करेगा और वहां प्लान्ड इकोनॉमी को लागू करेगा। समाजवादी लीडर है तो प्लान्ड इकोनॉमी को लागू करेगा वहां पर, 5 ईयर प्लान जैसी चीजें लाएगा, वहां विकास के काम खूब करेगा वहां पर। लेकिन उसके बाद स्टालिन आएगा। स्टालिन इसके साथ काम करता था, स्टालिन लीडर बनता है। तो स्टालिन क्या करता है, कहता है अच्छा ये सब लेनिन के साथ वाले हैं, तो ये जो है मेरे बराबर वाले हैं, तो मेरे बराबर वाले हैं तो मैं इनके साथ कैसे काम करूंगा। ये भाई विरोध करेंगे हमेशा क्योंकि साथ काम किए हैं। तो कहता है इन सबको जो है धीरे धीरे निपटाओ। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग अलग अलग द्वीप में चले जाएंगे, जैसे चेकबरा है साउथ अमेरिका में चला जाएगा, तो चेकबेरा को साउथ अमेरिका मरवा देगा। सोचो कहाँ है रफिया, कहाँ है साउथ अमेरिका, तो चेकबेरा को वहां से मरवाएगा। ये जितने भी लेनिन के साथ वाले हैं सबको मरवा देगा धीरे धीरे करके। तो स्टालिन है, उसके बाद लेनिन स्टालिन के बाद विचार का और प्रसार होगा, तो ये विचार चाइना तक चला आएगा। चाइना में कौन है, तो चाइना में माओ। कौन है, माओ है। माओ कहता है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। सत्ता कहां से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है। तो कहता है वो 4 करोड़ लोगों को मरवाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपनी व्यवस्था उन्हें बनानी। पावर इज इमर्ज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहां पर होंगी। अब इस पे कल हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा अब रफिया का बताना है, रफिया में किस तरह से विचारधारा चेंज हो रही है, थोड़ा सा और डिटेल में इस पे बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ो ये चैप्टर, वहां कहानी के रूप में मिलेगा तुम्हें। जितना मैंने पॉइंट बता दिया उतना वो 2 3 4 पेज में लिखे होंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें वही पढ़ना है, उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो। 2 3 4 बार पढ़ोगे तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रहा ना। टेस्ट लूंगा मैं एक दिन, पूछूंगा सबसे, पढ़ते रहना, तो बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना कि कल से क्लास से गायब हो जाओ तुम लोग।